नाम बताओ। वाह क्या शॉर्टकट बताया तुम लोगों ने। सेबी। सेबी के कौन से रेगुलेशन पढ़ने वाले? LODR फुल फॉर्म बताओ। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। चलिए, हमने इससे पहले चैप्टर जो पढ़ा था सेबी ICTR पढ़ चुके हैं। वो क्या कह रहा था? इशू करना है तो पहले शेयर इशू करो और फिर लिस्ट हो जाओ। लेकिन इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज से जाकर अग्रीमेंट करना पड़ेगा। उस अग्रीमेंट को हम बोलते हैं लिस्टिंग। लिस्टिंग अग्रीमेंट, उस अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? लिस्टिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है बिटवीन बिटवीन इशूअर। अब देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो बिटवीन कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन आपकी बुक कभी भी बार बार कंपनी बोलती है नहीं बोलती, वो इशूअर बोलती है। तो प्लीज अपने आंसर को थोड़ा स्टैंडर्डाइज करो। क्या करेंगे? बिटवीन इशूअर एंड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? लिस्टिंग अग्रीमेंट एक अग्रीमेंट है जो कंपनी कंपनी और कंपनी के साथ, कंपनी कहाँ लिस्ट करा रही है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनके साथ वो अग्रीमेंट करती है। मेरी मर्जी है कि मैं दोनों स्टॉक एक्सचेंज में जाना चाहती हूँ, तो भाई मैं बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों के साथ करूंगी। किसी एक से करना चाहती हूँ तो किसी एक से करूंगी। कंपनी की खुद की मर्जी होती है। तो जब हम अग्रीमेंट करते हैं ना, तो बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी तरफ से रिप्लाई करके बोलते हैं कि लिस्टिंग अग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते कि भाई लिस्ट हो रहे हो ना, तो हमारी कंडीशंस है, आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में लिस्ट पढ़ेंगे कि वो क्या क्या डिस्क्लोजर्स हो गए। डिस्क्लोजर्स मंथली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, एनुअली भी हो सकते हैं, इवेंट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिस्क्लोजर्स होते हैं, यही पूरे डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे। तो लिस्टिंग डिस्क्लोजर, अगर आप लिस्ट हो रहे हो, लिस्टिंग अग्रीमेंट कर रहे हो, तो शर्त क्या है स्टॉक एक्सचेंज की? कि आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। ठीक है। ऑब्लिगेशन है, लिस्टिंग की ऑब्लिगेशंस है कि आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तभी तो हम कहते हैं कि लिस्टेड कंपनी के लॉस कंप्लाइंसेस ज्यादा क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा कंप्लाइंसेस करने हैं। कंपनीज एक्ट जो कुछ बोलता है वो तो करने करने, प्लस स्टॉक एक्सचेंज ने जो बोला उसकी भी रिपोर्टिंग देते रहो, बात बात में देनी होगी। ठीक। अजय, जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ये आपको एक तरीके से बताता है पूरे चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। तो सेबी के LODR रेगुलेशन 2015 देखेंगे। सेक्रा भी बीच बीच में आएगा, ठीक है, और सेक्रा एक्ट आएगा और सेक्रा के रेगुलेशंस आएंगे। ठीक है। फॉर रिलेवेंट सेक्शन रूल्स, इन्होंने बोल दिया पर्टेनिंग मतलब रिलेटेड, रिलेटेड टू लिस्टिंग प्लीज रेफर लेसन थर्ड। क्या था वो लेसन थर्ड? सेक्रा। ठीक है। तो इन शॉर्ट, सेक्रा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड था। स्टॉक एक्सचेंज क्या कैसे काम करेगा, तो वो सारी चीजें वहां पर उन्होंने कहा कि हम छोटी छोटी चीजें नहीं समझाने वाले, काफी कुछ सारी चीजें आप वहां समझ चुके हो, वो डिटेल में आप पढ़ चुके हो। ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ये लिस्टिंग सेबी LODR रेगुलेशन 2015 क्यों आए? कुछ नहीं, इनके दो ऑब्जेक्टिव है, दो पर्पस है। यहाँ पैराग्राफ फॉर्म है, मैंने बस अच्छे प्रेजेंटेशन में आपके लिए बना के रखा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये LODR क्यों आए, ताकि क्या कर सके? अलाइन, अलाइन बोले तो अरेंज कर सके क्या? लिस्टिंग अग्रीमेंट विद दी कंपनीज एक्ट। ये अलग से रेगुलेशन क्यों आए? हम चाहते हैं कि लिस्टिंग अग्रीमेंट, अब अग्रीमेंट क्या हो रहा है? दोनों के बीच में हो रहा है। लिस्टिंग क्या हो रहा है? दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है। हम अपने आप को लिस्ट करा रहे तो इसका अग्रीमेंट। अब होता क्या है, अग्रीमेंट में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो हम कह रहे हैं कि भाई जो ये अग्रीमेंट है ना, वो एज पर क्या होना चाहिए? कंपनीज एक्ट होना चाहिए। हम चाहते हैं लिस्टिंग में जितनी भी बातें बोल रखी है और जो कंपनीज एक्ट में बातें बोल रखी है, वो दोनों एक जैसी बातें करे, सब एक डायरेक्शन में आए, सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बातें ना करे। तो सेबी LODR रेगुलेशन क्यों आया? इसीलिए आया ताकि हम लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन कर सके, अरेंज कर सके, सब एक डायरेक्शन में भेज सके। नेक्स्ट, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट मतलब साथ में, टुगेदर, इकट्ठा करना। द प्रोविजंस ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्टिंग अग्रीमेंट फॉर द डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में इधर उधर चीजें फैली हुई है, हम एक साथ इकट्ठा करने के लिए हमने एक सिंपल LODR बना दिया, इसमें बहुत सारी बातें हमने कवर कर दी। तो पहली बात क्या है? लिस्टिंग अग्रीमेंट को कंपनीज एक्ट के साथ अलाइन करने के लिए आया। दूसरा, कंसोलिडेट करने आया है बहुत सारे प्रोविजंस को। दैट्स इट। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है इस रेगुलेशंस के आने का। अब मैं आपको बताने वाली एप्लीकेबिलिटी, ये किस किस में एप्लीकेबल है। अगर मेरी कंपनी इशू कर रही है, क्या इशू कर रही है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स, और वो सारे शेयर्स जो क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट। जहां कहीं भी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दिखेगा तो दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? कि ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं और कन्वर्टेबल शेयर्स की बात करें। कन्वर्ट होना मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना। ठीक है। सेबी LODR किसको फॉलो करना है? अगर मेरी कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है,
अगर मेरी कंपनी कन्वर्टेबल कर रही है तो मुझे क्या करना है, एलओडीआर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। प्लस और कौन सी कंपनी कुछ सुना सुना लग रहा है, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट, नॉन कन्वर्टेबल सॉरी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कोई चैप्टर पढ़ा था हमने, एनसीएस रेगुलेशंस, परपेचुअल डेट, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कि अगर आप वो वाली सिक्योरिटीज इशू कर रही है तो उसका भी तो लिस्ट कराना पड़ेगा, लिस्टिंग तो सभी का करवाना पड़ेगा। ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स क्या होता है बताओ जरा। फॉरेन कंपनी हमारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होके आईडीआर इशू कर रही है, इन्हें भी करना पड़ेगा। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, क्या याद आ रहा है, कौन सा चैप्टर याद आ रहा है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट होता था, एक वसूली भाई जैसे कंपनी होती थी, बैंक से खरीदती थी वो, और उसको पैसे चाहिए थे तो वो पैसे के लिए एक सिक्योरिटी इशू करती है, उस सिक्योरिटी का नाम था सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरी कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर मेरी कंपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंकों के एनपीए खरीदती है, एनपीए का फुल फॉर्म बताओ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी हूँ, बैंकों के डिफॉल्टर एसेट्स खरीदती हूँ, उनसे रिकवरी का काम करती हूँ, लेकिन बैंक को एक मोटा पैसा देना पड़ेगा ये एनपीए खरीदने के लिए, तो मार्केट में मैंने एक सिक्योरिटी इशू करी, उस सिक्योरिटी का नाम क्या है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। तो मेरी कंपनी अगर ये वाले शेयर भी इशू कर रही है तो मुझे में भी एलओडीआर लगेगा। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बोलते हैं, उसमें भी लगेगा, और एनी अदर सिक्योरिटी। कुछ नहीं, ये बस अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपकी बुक का यही सेम है। इंडियन डिपॉजिटरी, सिक्योरिटाइज डेट, सिक्योरिटी रिसिट्स, नॉन कन्वर्टेबल, और ये पूरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी चाहे वो क्या हो, मेन बोर्ड, मेन बोर्ड बोले तो बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्हीं के एसएमई और इन्हीं के क्या है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तीन टाइप के एक्सचेंज समझे थे, ठीक है, मेन बोर्ड, इसी का एसएमई सेगमेंट, और इसी का ही इनोवेटर। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म किसके लिए था, स्टार्टअप के लिए, ठीक है। चलिए, यूनिट जो म्यूचुअल फंड कर रहा है, और एनी अदर जो सेबी बोलते, बस अच्छा प्रेजेंटेशन था। यहाँ listed entity provision these regulations become applicable listed entity on the basis of, आगे चल के हम जो कुछ भी देखेंगे तो हमारी वो जो लिस्टेड कंपनी का बेस होगा वो क्या होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू, दैट वाज मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्राइटेरिया शैल बी कंटिन्यू टू अप्लाई इवन इफ दे फॉल बिलो दी थ्रेशोल्ड। आगे चल के हम जो कुछ भी देखेंगे उसमें हम आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एक लिमिट है, अगर उस लिमिट को आप क्रॉस करते हो तो पहले हम आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें। फॉर एग्जांपल लिमिट बोलता है कि वही 1 करोड़ होना चाहिए, ठीक है, लिमिट बोलता है कि आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 करोड़ होना चाहिए, तो हम आपकी कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू देखेंगे, दैट वाज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर आप 1 करोड़ को एक्सीड कर रहे हो तो आपको वो सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। मान लो अब 1 करोड़ से आप नीचे डाउन हो गए, 90 लाख में चले गए, एक बार आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दी, स्टिल आप पे ये सारे रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे। लिमिट थोड़ी नीचे भी होती है तो भी इससे फर्क पड़ता नहीं है। आओ एक बार रीड करो, The provision of these regulations shall become applicable to listed, अगर किसी कंपनी में एक बार प्रोविजंस एप्लीकेबल है on the basis of market capitalization criteria shall continue apply even if they are fall below the threshold limit। क्लियर है, ये इन्होंने पहले ही बता दिया, आगे चल के फिर से रिपीट करेंगे, ठीक। अभी तक हमने जनरल चीजें पढ़ी, नाम क्या है सेबी एलओडीआर, ऑब्जेक्ट क्या है, अलाइन करना, कंसोलिडेट करना, इन पे एप्लीकेबल है। अगर इन टाइप की सिक्योरिटीज लेकर आते हो तो इन पे क्या लगेगा, सेबी एलओडीआर लगेगा। फिर इन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई, आगे चल के फिर से रिपीट हो जाएगी। हेडिंग क्या लिखा है, क्या क्लिक हो रहा है दिमाग में, बताता जल्दी से। स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना था, अप्रूवल लेना थी। चलिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, पहले कंसेप्ट समझेंगे। आओ सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा है, नेशन वाइड एक्सचेंज। बताओ कौन है नेशन वाइड एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल लेवल में काम करते हैं। डन। अगर आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कौन सी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी वांट टू इशू नए शेयर, ठीक है, आपकी रिलायंस कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, यस और नो, लिस्टेड है, नए शेयर और इशू कर रही है, वापस रिलायंस कंपनी लिस्टेड है, आज रिलायंस कंपनी को और पैसे की जरूरत है, अगर वो और पैसे की जरूरत है तो नए शेयर्स मार्केट में इशू करेगी, तो जब नए शेयर्स इशू करेगी तो वो नए शेयर को भी क्या करेगी, लिस्ट करेगी, तो इसके लिए क्या करेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगी। हमने इससे पहले जो चैप्टर से भी एलओडीआर पढ़ा था उसमें साफ साफ हमने क्या पढ़ा था कि अगर कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो गई है, अब जब कभी भी वो नए शेयर्स इशू करेगी तब उसे बार बार उनको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करवाना पड़ेगा। याद करो, इसॉब लेके आते थे तो लिस्ट करो, ठीक है।
आईपीओ लेके आए, फर्स्ट टाइम हो गए, एफपीओ लेके आए, लिस्ट करो, राइट इशू लेके आए, लिस्ट करो, डिबेंचर लेके आए, लिस्ट करो, प्रेफरेंस लेके आए, लिस्ट करो। एक बार हो गए ना, बार बार करना पड़ेगा, वापस से रीड करवा दो। रिलायंस कंपनी वांट टू इश्यू न्यू शेयर, ठीक है, इट मस्ट बी गेट अप्रूवल फ्रॉम दी, किससे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एज इट शेयर ट्रेडेड नेशन वाइड ऑन दीज एक्सचेंज। सबसे पहली सिचुएशन, अगर आप बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो, हेडिंग बोलता है नेशन वाइड एक्सचेंज में अगर आप लिस्ट हो, तो आप फर्दर जब कभी भी इशू लेकर आओगे, आपको हर किसी के लिए क्या लेनी पड़ेगी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, आप लिस्ट हो लेकिन आप नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले स्टॉक एक्सचेंज में नहीं हो, वापस आप नॉर्मल एवई वाले स्टॉक एक्सचेंज में हो। थोड़ा बहुत मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि पहले एमपी का भी स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, रीजनल बेस्ड हुआ करता था, लेकिन काम नहीं चला, बंद हो गया। ये बस ऐसे ही है, एक वेबसाइट है जो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हर कोई इस वेबसाइट में अपना माल बेचना पसंद नहीं करता है। सबको दिख रहा है भैया अमेजोन बहुत अच्छा है, फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा है, चलो इसमें बेचे क्योंकि इसमें रीच, इसमें कस्टमर्स ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो बाकी वेबसाइट धीरे धीरे बंद हो गई। तो पहले रीजनल बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, पहले कुछ बंद हो गए, बहुत कुछ ने बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मर्जर कर लिया, हाथ मिला लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो नॉट लिस्टेड, ये कह रहे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं है आपकी कंपनी, एवई वाले किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। तो उन एवई वालों से आप क्या करोगे, उनसे एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में इंडिया में अब इस टाइप के स्टॉक एक्सचेंज बचे ही नहीं है, इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है। इन इंडिया दिस सिनेरियो इज लेस कॉमन, पॉपुलर बिल्कुल भी नहीं है। मेजर ट्रेडिंग हैपन, क्यों? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग हमारी कहाँ होती है, बॉम्बे में होती है और नेशनल में होती है। और बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल वाले। दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी, एक नेशन वाइज चलता है और एक नेशन वाइज नहीं चलता है। जो नेशन वाइज नहीं चलता है वो रीजनल बेसिस में, जैसे मैंने एग्जांपल बोला एमपी का एक स्टॉक एक्सचेंज है, था, खत्म हो गया, तो ये लिखा है इन्होंने। स्मॉलर एक्सचेंज हैव मोस्टली मर्ज, ज्यादातर क्या हो गए, कुछ बंद हो गए और कुछ क्या हो गए, मर्ज हो गए। तो इन्होंने कहा कि भाई ये वाली सिचुएशन आप इंडिया में पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंसेप्ट तो पूरा बताएंगे विद हिस्ट्री। पुराने टाइम पर तो था ना, पुराने टाइम पर क्या था कि अगर आप लिस्ट हो नेशन वाइड में तो नेशन वाइड से परमिशन लो, अगर आप लिस्ट हो नॉन नेशन वाइड में तो नॉन नेशन वाइड से परमिशन लो। और तीसरी सिचुएशन क्या है, आप दोनों जगह लिस्ट हो, आप नेशन वाइड में भी इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवा के रखा है और अदर, अदर मतलब क्या है, नॉन नेशन वाइड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है एमपी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या बोलता है, अगर आप ऑलरेडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो तो आगे चल के जो भी नए शेयर्स लेके आओगे इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए कहां जाना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप कहां हो, एमपी स्टॉक एक्सचेंज में हो, तो आपको कहां जाना है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एमपी स्टॉक एक्सचेंज। तीसरी सिचुएशन क्या है, बोथ में, तो बोथ से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ रीड करें। दिस सिनेरियो इज करेंटली नॉट एप्लीकेबल, फिर से क्यों बोला ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नेशन वाइड तो है लेकिन कौन सा नहीं है, नॉन नेशन वाइड नहीं है। मोस्टली ट्रेडिंग कॉन्सेंट्रेट बॉम्बे नेशनल ऑफरिंग नेशन वाइड, प्रीवियसली द कंपनी लिस्टेड ऑन द रीजनल और नेशनल बोथ में, तो उन्हें अप्रूवल दोनों से लेनी पड़ेगी। बस मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ सिंपल सेंस में बता दिया है। आओ अब ये आपको समझ में आ जाएगा। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेने कहाँ जाना है, साफ साफ बोला है, वेयर द सिक्योरिटीज लिस्टेड, कहाँ, ओनली स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल। तो जहां जहां लिस्ट है उन सबसे परमिशन ले लो। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा मैंने क्या बताया था, अदर देन नेशन वाइड वे सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नेशन ट्रेडिंग टर्मिनल, मतलब इसके अलावा अदर्स में, तो जो अदर्स है वहां से ले लो, उन्हें प्रपोज करो कि भैया हम नए शेयर्स लेके आए, लिस्ट कर लेना। नेक्स्ट, सिक्योरिटी लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशन वाइड भी है एज वेल एज नॉन नेशन वाइड भी है, तो भाई दोनों से ले लो। क्या पढ़ के समझ में आ रहा है, फटाफट तीनों पॉइंट रीड करो खुद से और मुझे बताओ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। जहां कहीं भी अरेंजमेंट दिखा, जहां कहीं भी दिखेगा अरेंजमेंट, दिमाग में क्लिक होगा मर्जर अमलगमेशन, लिख दो। अरेंजमेंट मतलब क्या, मर्जर अमलगमेशन। चलिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो भी हमने बार बार बोला, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट में हमने पढ़ा कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल चाहिए चाहिए जब कभी भी नए शेयर्स लेके आओगे, चाहे वो अब नेशन वाइड हो, नॉन नेशन वाइड हो या फिर बोथ हो। ये बात अलग है कि हमारे देश में बचे नहीं है नॉन नेशन वाइड वाले, ठीक। चलिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल एप्लीकेबल नहीं है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा। किस केस में, अगर आपकी कंपनी ने क्या किया है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में है। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब क्या, दो कंपनी आपस में मिलकर मर्ज हुई है, अमलगमेट हुई है, दो कंपनी ने आपस में मिलकर मर्जर अमलगमेशन किया, तो लिस्टेड एंटिटी ऑलरेडी, दो बात है, पहले तो आप एज पर स्कीम चल रहे हो, दूसरी बात आपने क्या ले रखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ऑलरेडी क्या ले लिया, नॉन ऑब्जेक्शन लेटर।
कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यस आपको फिर अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है। पहले नॉन ऑब्जेक्शन लेटर तो ले लिया ना, एक ही बात है, या तो अप्रूवल लेने जाओ या तो लेटर लेने जाओ नॉन ऑब्जेक्शन का। ठीक है, चलो आ जाओ। रेगुलेशन स्टार्ट हो रहा है, इन्होंने का कुछ की डेफिनेशंस है। सबसे पहली डेफिनेशन आप ही खुद मुझे बताओगे, लिस्टेड एंटिटी मतलब क्या? जो कंपनी लिस्ट है स्टॉक एक्सचेंज में। अब लिस्ट हमने देखा था कि सबसे पहले आईपीओ लेके आते हो फिर लिस्ट होते हो। पहली बार आईपीओ लेके लिस्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद आप लिस्टेड हो चुके हो, सिक्योरिटीज लिस्ट हो गई। अब जब कभी भी नए शेयर्स आएंगे लिस्ट होते जाना। तो लिस्टेड कंपनी में ही ये पूरा का पूरा रेगुलेशन लगता है। तो लिस्टेड मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, दैट्स इट। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। जहां कहीं भी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज आएगी तो ये पूरी लिस्ट है। ये क्या है? पूरी की पूरी लिस्ट। आओ ये पूरी की पूरी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी मतलब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। और अभी मैंने आपको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के डेफिनेशन, इक्विटी और कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल डेट, रिडीमेबल, परपेचुअल डेट। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? जो ऊपर पड़ा था यहाँ पे एक जीरो कूपन बॉन्ड भी था, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक, ये पूरी लिस्ट, ये कुछ नहीं, ये लिखा आप ही के इसमें बच्चों, बस मैंने ना पॉइंट वाइज बता दिया ताकि चीजें याद रहे। देखो, स्पेसिफाइड, नॉन कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, परपेचुअल, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव, इंडियन डिपॉजिटरी, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीव्ड यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन प्रिंसिपल, एनी अदर जो स्पेसिफाइड सभी। ऊपर भी वही था जब हमने पढ़ा कि यह किस इसमें एप्लीकेबल है, तो यही थी डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी की ही थी। ठीक है, किस पे एप्लीकेबल है? इस टाइप की सिक्योरिटीज इशू करने में। तो डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी का मतलब ये सारी सिक्योरिटीज। नेक्स्ट स्पेसिफाइड, पता ही है, इक्विटी एंड कन्वर्टेबल। चलिए, लिस्टेड अग्रीमेंट, लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या है? अग्रीमेंट बिटवीन इश्यूअर एंड कंपनी, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एंटिटी के बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है उसे हम लिस्टिंग अग्रीमेंट कहेंगे। नेटवर्थ, इन्होंने कहा भाई कंपनीज एक्ट में देख लेना, रेफरेंस हम नहीं बताएंगे। आ जाओ रिलेटेड पार्टी। क्या समझते हो तुम लोग रिलेटेड पार्टी? गुड, और रिलेटिव, वही दोनों का रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, हर कंपनी, हर कंपनी नहीं, हर लॉ, हर एक्ट अपनी एक रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देता है। इन्होंने अपनी खुद की डेफिनेशन दे रखी है, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है ना वही लेने का। ठीक है, कंपनीज एक्ट वाला आगे चल के वो बताएगा। ठीक है, anyone who is defined related party as per कंपनीज एक्ट। साफ उन्होंने बोला भैया रिलेटेड पार्टी की जो डेफिनेशन है ना वो ये जो कंपनीज एक्ट में है, इन्होंने दे भी रखी है। आगे पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन है। भाई बहन सब लोग सब आ जाएंगे रिलेटेड में। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो रिलेटेड पार्टी कौन है? रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दे रखी है, और या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पे लगेंगे उसमें जो बता के रखा है वो। ठीक, एनी पर्सन और एंटिटी इज अ पार्ट ऑफ, कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एंटिटी किसका पार्ट है? कंपनी के प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है। हमारी नजर में वो रिलेटेड पार्टी है। एनीवन हु एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हमें कोई दिखता है कि अगर ओन करे, ये आईटेक्स कंपनी है, आईटेक्स कंपनी में श्रेयांश का शेयर कितना है? 20%। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने देखा इसका कितना आता है? 20% है ना। तो कंपनी और श्रेयांश एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर हमने लास्ट फाइनेंशियल उठा के देखा उसमें 20% आते तो उनमें हम मानेंगे कि वो रिलेटेड है। 10% या उससे ज्यादा का शेयर, नई लिमिट दी है 2023, 1 अप्रैल 2023। मतलब इससे पहले तक क्या चलता था? बस 20% वाला होता था, लेकिन जब से 2023 हो चुकी है, पिछले ही साल हुआ है, अब ये 20% की जगह क्या देख लिया गया है? 10% वाला भी रिलेटेड मान लिया जाएगा। चाहे वो अब डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, श्रेयांश अकेला भी 10% होल्ड कर सकता है, या वो इनडायरेक्टली थ्रू बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इसने भी ले रखा है इनके डैडी ने भी ले रखा है, तो दोनों क्या रिलेटेड हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई यही सिंगल होल्ड कर रहा है। आउटलाइन एज पर सेक्शन 89 ऑफ द कंपनी। इन शॉर्ट आगे चल के डिटेल में रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर से इसे देखेंगे। एक्चुअल में जब ये आया था, फॉर एग्जाम्पल ये आया, एप्लीकेबल कब हुआ? 1 अप्रैल 2023। मान के चलो ये 1 जनवरी 2023 में आया, तो जनवरी फरवरी मार्च, अगर पुराना जो चल रहा है पुराने के लिए हमें 20 देखना है। अब आज की डेट में तुम कौन सा देखोगे? 20 देखोगे कि 10? तुम पर 10 ही देखना है। हाँ, कुछ टाइम बाद, ओल्ड न्यू है, कुछ टाइम बाद ये 20% को हटा देंगे और आपके सामने बस 10 ही दिखेगा। जब बीच वाला ड्यूरेशन रहता है ना, तुम लोग अभी बहुत ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, अभी 23 चल रहा है,
2-3 साल और हो जाए साथ में दिखाएंगे, एक टाइम बाद ये बस 10% दिखाएंगे। ठीक है, तो ये ओल्ड और न्यू दिखा रहे हैं। नहीं, अब उनको भी सिचुएशनली चेंज होना पड़ेगा, उनका भी अब 10। पहले तुम 20 में आते थे, ईयर बदल गया, 15% थी, तो तुम पे भी अब एप्लीकेट, तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अब तुम्हारी अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी, ये भी रिलेटेड पार्टी है। ठीक है, चलो, क्या है रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दे रखा है, डिटेल में आगे चल के पूरे 2 पेज का, 2-3 पेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे रिलेटेड पार्टी का, टेंशन मत लो। ठीक है, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन फिर से रिपीट पढ़ेंगे। एनी पर्सन एंटिटी, कंपनीज एक्ट में पढ़ी रखा है, मटन चलो। एनी पर्सन एंटिटी पार्ट ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप ऑफ लिस्टेड, या एनी पर्सन एंटिटी 20% या 10% वही। ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो सेक्शन 89 डीम टू बी रिलेटेड पार्टी। ये क्या लिखा है? डेफिनेशन नॉट एप्लीकेबल किस केस में? नहीं दे रखा? अच्छा, ये पूरी डेफिनेशन ही नहीं दे रखी, लास्ट वाला ना, चलो कोई बात नहीं। नॉट एप्लीकेबल लिख दो उसमें, बस ये वाली लाइन सिंपल वाली लिखो, नॉट अप्लाई म्यूचुअल फंड यूनिट्स, दैट्स इट, ये लिखो। जो ये अबव डेफिनेशन हमने रिलेटेड पार्टी की पढ़ी, ये एप्लीकेबल नहीं है। किस में एप्लीकेबल नहीं है? म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। हम नॉर्मली कंपनी के शेयर्स देख रहे हैं, इक्विटी शेयर्स देख रहे हैं, अगर आपने यूनिट होल्ड कर रखा है तो ये बात इसमें एप्लीकेबल नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे कि भाई आपका कुछ रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि यूनिट में म्यूचुअल फंड आ जाता है, म्यूचुअल फंड अब कहीं पैसा लगा रहा है, तो आप थर्ड पर्सन हो जाते हो फिर। ठीक, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखी है नेक्स्ट। कंपनीज एक्ट, कुछ भी इधर का उधर नहीं किया है, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगी, पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगी। ये इंडिपेंडेंट कंपनीज एक्ट में भी इतना ही था। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने एक, ये याद आ रहा है कुछ, फ्लो चार्ट दूंगी तुम लोग को, बना तो वही निकाल लेना, वेरी गुड। नहीं बनाओगे तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फिर से दूंगी, ये पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये पढ़ी हुई चीज है। अभी इंट्रोडक्शन समझो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा डायरेक्टर होता है जो कहीं से भी किसी से भी रिलेट ना करे। ये पूरी इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि अगर ये कहीं से भी रिलेट कर रहा है तो वो हमारी नजर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है। तो डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ी देर के लिए स्किप। ठीक, चलिए, तो डेफिनेशन किस किस की पढ़ी? लिस्टेड एंटिटी समझ में आ गया, जो कंपनी लिस्ट है। दूसरा, डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी पूरी लिस्ट है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, लिस्टिंग अग्रीमेंट, नेटवर्थ, रिलेटेड पार्टी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है। अब मेरी कंपनी लिस्टेड है, अगर मेरी कंपनी लिस्टेड है तो एलओडीआर मुझे फॉलो करना है ना। मेरे सर पे क्या ऑब्लिगेशंस है डिस्क्लोजर्स की? इन्होंने अभी बस नाम बताया, कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस है जो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। मेरी कंपनी अगर इक्विटी इश्यू करी है तो भी फॉलो करना है, डेट, नॉन, वो पूरी लिस्ट पड़ी थी, अभी हम ने लिस्ट पड़ी थी, उसमें से कोई भी सिक्योरिटी करना है, ये कॉमन ऑब्लिगेशन है, सारी लिस्टेड एंटिटी पे लगेंगे। कुछ कॉमन ऑब्लिगेशन है जो बस किस में लगेंगी? स्पेसिफाइड में लगेगी और नॉन कन्वर्टेबल में, मतलब इनकी एक्स्ट्रा होगी। ये कॉमन सबको फॉलो करना है। ये है नॉन कन्वर्टेबल वाला, ये है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस वाली, ये है इक्विटी, ये है कन्वर्ट वाली, समझ रहे हो? तो कॉमन किसको करना है? सबको। लेकिन अगर मैंने बोला कि ये स्पेसिफाइड, तो मतलब श्रेयांश को स्पेशली करनी पड़ेगी स्पेसिफाइड वाली एक्स्ट्रा। सेम कुछ ऑब्लिगेशंस है जो किसको करनी पड़ेगी? नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, कुछ याद आ रहा है? एनसीएस हमने अलग से इसीलिए पढ़ा था। ठीक है, कुछ स्पेसिफाइड को, नॉन कन्वर्टेबल को, नॉन कन्वर्टेड रिडीमेबल को, या फिर बोथ को। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को एक्स्ट्रा कुछ अलग करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग चैप्टर है जिसकी डिटेलिंग आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको समझाया जा रही है, बस आपको हेडिंग दे रहे। अगर मेन में बेयर एक्ट की अगर बात करूं, बेयर रेगुलेशन की बात करूं, तो इसमें ये अलग हेडिंग है, इसके अंदर पूरी लिस्ट है क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करना है। ये लिस्ट है, इसके अंदर रेगुलेशंस है। तो आपके सिलेबस में बस हेडिंग दे रखी है ताकि आपको पता रहे कि अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है और अगर वो इशू कर रही है क्या, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो उनको कॉमन तो फॉलो करनी है, प्लस इसकी एडिशनल और करनी पड़ेगी। और देखो ये नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कहाँ कहाँ आ रहा है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज आया, ठीक है, और कहीं आया नहीं। मतलब आपको 3 रेगुलेशन देखने पड़ेंगे, डिपेंड आपकी कंपनी किस टाइप की सिक्योरिटी इशू कर रही है, तो इसे देखकर आपको ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बोला, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के लिए एक्स्ट्रा, सिक्योरिटी डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्स्ट्रा, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए एक्स्ट्रा, और म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए एक्स्ट्रा। कुछ नहीं, हेडिंग है, इसके अंदर का कंटेंट नहीं दिया, घबराने की बात नहीं है, बस एक दे रखा है कॉमन।
कॉमन तो पढ़ोगे ना, तो कॉमन बस आपको दे रखा है, बाकी स्पेसिफिक नहीं दी ये चीजें, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, आ जाओ, कॉमन ऑब्लिगेशन। तो पूरा चैप्टर आपको बस कॉमन ऑब्लिगेशंस पढ़ाएगा, कॉमन ऑब्लिगेशंस ही इतनी ज्यादा है तो स्पेसिफाइड तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए, तो कॉमन ऑब्लिगेशन स्टार्ट होती है, हर कंपनी किसी भी टाइप की सिक्योरिटी इशू करे उसको सबसे पहला काम क्या करना है, पहली फुर्सत में देखो किसको अपॉइंट करना है, कौन होता है कंप्लायंस ऑफिसर। हर लिस्टेड कंपनी को जिस भी टाइप की वो सिक्योरिटीज इशू रखी है, भाई लिस्टेड कंपनी है ना, तो कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू का रखा होगा, कंपलसरी कंपलसरी बोला है लिस्टेड कंपनी तुमको तो कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये कंप्लायंस ऑफिसर एक तरीके का क्या होता है, क्या होता है ये लाइजन ऑफिसर, वेरी गुड, कम्युनिकेट, दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है, बातों को कन्वे करता है, बातों को वहां तक पहुंचाता है। तो मेन कंप्लायंस ऑफिसर, तुम इतने सारे लॉ को अगर कंप्लाई कराओगे तो बच्चा नाम क्या रखा जाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर ही बोलेंगे, लॉज ही तो कंप्लाई करवा रहे हो, ठीक है। चलिए, लिस्टेड कंपनी सबसे पहली फुर्सत में कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करेगी, और कंप्लायंस ऑफिसर कोई अलग नहीं होता, सीएस ही होता है। सीएस जॉब वाला की प्रैक्टिसिंग वाला, जॉब वाला, क्योंकि क्योंकि वो सीएस इस कंपनी में है और बैठ के पूरे कंप्लायंसेस करवा रहा है, यही तो कम्युनिकेशन करवाएगा, यही रेगुलेटर के पास जाएगा, भैया हमारी कंपनी को ये लिस्टिंग अग्रीमेंट करवानी है, यही जाएगा, समझ रहे हो। जितने भी हमने डिपॉजिटरीज वगैरह के साथ अग्रीमेंट करे थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये सारे काम सीएस कर रहा है, तो सीएस एक कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक। ये जॉब वाला है, याद रखना, प्रैक्टिसिंग वाला तो ऑडिटर ऑडिटिंग, ठीक है। चलिए, क्या क्या काम कराएगा शॉर्ट में, लिस्टिंग के रेगुलेशन, ये पूरा चैप्टर जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हमारे तो काम है चेक करना। कोऑर्डिनेट करवाएगा किस किस के बीच में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। अब स्टॉक एक्सचेंज अभी इतनी सारी रिपोर्टिंग मांगेगा, अभी हम पढ़ेंगे, मैंने बोला ना मंथली बेसिस में रिपोर्ट देना है, क्वार्टरली बेसिस में देना है, एनुअली बेसिस में देना है, तो भैया रिपोर्टिंग का काम करना पड़ेगा हमें, कोऑर्डिनेट करो, इंश्योर करो जितनी भी बातें स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा रहे हो एकदम क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। और साथ में क्या करना है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना जो परेशान घूम रहे हैं, वो कंपनी में अप्लाई करेंगे, तो भैया कंपनी के बिहाफ में कौन आएगा, सीएस ही आगे बढ़ के उनकी प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो कंपनी को एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, ये कंप्लायंस ऑफिसर जॉब वाला सीएस होता है और सीएस के ये काम है। अब आपकी बुक में बस मैंने बस अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया, हाँ लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी शैल अपॉइंट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्यों बोला क्वालिफाइड, पास हो जाने के बाद है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए, आईसीएसआई के मेंबर बन जाओ, एज अ कंप्लायंस ऑफिसर हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, एंश्योर, कोऑर्डिनेट, एंश्योर, मॉनिटर। पहले क्या इंश्योर करवा रही है, जो भी रेगुलेटरी प्रोविजंस है, जो भी लॉ बोलता है, क्या कोऑर्डिनेट हो रहा है, किससे हो रहा है, कोऑर्डिनेट रिपोर्टिंग करना किससे, बोर्ड से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से और डिपॉजिटरी से। इंश्योर करना, क्या इंश्योर करना कि भाई जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है एकदम करेक्ट है, फॉलो करो, रिपोर्ट फाइल करो। नेक्स्ट, मॉनिटर करो, क्या मॉनिटर करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही इन्वेस्टर्स की, कि ये चार हेडिंग समझ में आ गई। वापस पहला क्या इंश्योर करो, कंप्लाइंसेस, किससे कोऑर्डिनेट करो, डायरेक्टर से, स्टॉक एक्सचेंज से, डिपॉजिट, सॉरी बोर्ड लिखा है, सेबी बोर्ड है ये, ठीक है। इंश्योर करो कि सारी चीज एकदम करेक्ट दी जा रही है, और मॉनिटर करो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही कि नहीं हो रही है हमारे इन्वेस्टर्स की, डन। हाँ नहीं नहीं, सेबी बोर्ड है ये, बोर्ड लिखा है ना तो सेबी बोर्ड है, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भले लिखा है, जहां सिंगल बोर्ड आया तो ये सेबी बोर्ड ही है, गलती से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलो क्वेश्चन रीड करो बिल्कुल, अब पहले क्वेश्चन रीड करो, ये देखो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आधे बच्चों की प्रॉब्लम यही होती है क्वेश्चन समझ में नहीं आया। चलो, ये है आईटेक्स कंपनी, मैं हूं सीएस, क्वालिफाइड सीएस हूं, इस कंपनी की मैं डायरेक्टर भी हूं। अब मान लो आईटेक्स कंपनी में कंप्लाइंस आ जाता है कि भैया कंपलसरी सीएस अपॉइंट करना है, क्या मुझी को सीएस अपॉइंट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बन सकता है, वो एक इंसान तो है ही ना, डायरेक्टर तो है ही, ठीक है। लेकिन अगर उसकी क्वालिफिकेशन सीएस की है तो वो क्या कर सकता है, एज अ सीएस भी काम कर सकता है। तो साफ क्वेश्चन ये पूछा है, वेदर डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड कंपनी इज क्वालिफाइड सीएस, उसके पास क्वालिफिकेशन है सीएस की, क्या उसे अपॉइंट कर सकते हैं कंप्लायंस ऑफिसर, यस देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कर सकते हैं, क्लियर है। शेयर ट्रांसफर एजेंट, सुना सुना सा नाम, बताओ मतलब, हम्म, सही जा रहे हो, एक आरटीए आरटीए पढ़ते थे,
दो लोग को जब एक नाम होता था, रजिस्ट्रार टू इशू शेयर ट्रांसफर एजेंट, अब ये दो अलग अलग नाम बोल दिए बस। नाम से ही काम समझो, क्या लिखा है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। अब क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो भाई इतने ट्रांसफर होते रहते हैं ना। लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट, हर कंपनी को बोल दिया तुम्हें पहली फुर्सत में सीएस कंप्लायंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है और शेयर ट्रांसफर एजेंट भी अपॉइंट करना है। मैनेज, या तो आप क्या करो, एक एजेंट को अपॉइंट करो, अपना काम आउटसोर्स कर दो, और इन हाउस फैसिलिटी दो, मतलब खुद से करो। याद है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पढ़ते थे, या तो इन हाउस दो या फिर आउटसोर्स करो। सेम ये कह रहे हैं, या तो एक शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो जो पूरा शेयर ट्रांसफर का काम देख लेगा, आउटसोर्स कर दो, या तो अपनी ही कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट, एक काम अलॉट कर दो, किसी बंदे को अपॉइंट करो, वो इन हाउस काम करे। ये ऐसे ही है, सीएस अंदर काम कर रहा है या फिर एज अ प्रैक्टिसिंग बाहर काम कर रहा है। आपकी कंपनी में कंपलसरी सीएस नहीं है, लेकिन आपका सीएस का काम इतना ज्यादा है तो आपकी मर्जी है, जॉब में भी रख सकते हो और अपने काम को प्रैक्टिसिंग सीएस को आउटसोर्स भी कर सकते हो। सेम, एजेंट को अपॉइंट कर लो, ठीक है, आउटसोर्स कर या फिर अपने इन हाउस में उससे काम कराओ। क्लियर है? पढ़ क्या रहे, हेडिंग बताओ, वापस वापस वापस। जनरल कॉमन ऑब्लिगेशन हर कंपनी को फॉलो करनी है, चाहे किसी भी टाइप की सिक्योरिटी इश्यू करो। पहली फुर्सत में क्या करना है, कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है। दूसरा क्या बोला, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना है। तीसरा क्या लिखा है, कुछ याद आ रहे, इंटरमीडियरीज बताओ, लिस्ट बताओ इंटरमीडियरीज के। स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट, बैंकर टू एनी इशू, पूरी लिस्ट थी। सिंडिकेट, वेरी गुड, ठीक है। कस्टोडियन, वेरी गुड। डिपॉजिटरीज, ये सब थे। इन्होंने बोला भाई उनके साथ क्या करना है, कोऑपरेट करते रहना है। लिस्टेड एंटिटी शेल कोऑपरेट विद दी समिट, कॉपरेट भी करेगी और समिट भी करेगी करेक्ट एंड एडुकेट इन्फॉर्मेशन, सारी इंटरमीडिएट जो भी रजिस्टर्ड है। एग्जाम्पल दिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी याद आ रहा है, रजिस्ट्रार टू इशू याद आ रहा है, शेयर ट्रांसफर एजेंट। कुछ नहीं, इनके साथ कोऑर्डिनेट करो। कोऑर्डिनेट करना मतलब अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दो ताकि ये सही पिक्चर दे सके, रिपोर्टिंग हो जाए। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, फोर्थ, डॉक्यूमेंट को संभाल के रखना है। लिस्टेड कंपनियों, वापस मैं एक लिस्टेड कंपनी हूं तो कॉमन ऑब्लिगेशन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करो, क्या बोला, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करो, और क्या लिखा है, कोऑपरेट करो सारे इंटरमीडियरीज से ताकि काम सही से हो सके, स्मूथली हो सके। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रिजर्व करके रखना। अब दो कैटेगरीज होती है, लिस्टेड कंपनी को पॉलिसीज बनानी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे। दो कैटेगरीज होती है, एक कैटेगरी होती है परमानेंट प्रिजर्व करना और एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट मतलब कंपनी जब तक रहेगी तब तक आपको प्रिजर्व करके रखना है। टेम्परेरी मतलब लास्ट 8 years, पिछले 8 साल तक के डॉक्यूमेंट संभाल के रखो ताकि कल को कोई ऑब्जेक्शन पूछा जाए तो इन 8 साल में पूछा जाएगा, उसके बाद के फिर नहीं पूछेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्म में प्रिजर्व करो, ऑप्शन है में लिखा है ना, ऑप्शन है। फिजिकल करना है फिजिकल करो, इलेक्ट्रॉनिक करना है इलेक्ट्रॉनिक। बीइंग अ सीएस क्या सजेस्ट करोगे, इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल कहाँ कहाँ बचाते रहोगे, आग लग गई जल गया खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल आईडी में है, ड्राइव में है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, क्लाउड में है, बचने के चांसेस है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, लिस्टेड कंपनी जो इस पूरे चैप्टर में बोल रखा है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को जो जो फाइलिंग करना है वो सारी फाइलिंग उसको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, स्कीम अरेंजमेंट से क्या क्लिक हो रहा है, मर्जर अमलगमेशन। अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने अमलगमेशन, अरेंजमेंट, मर्जर, रिकंस्ट्रक्शन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल कुछ भी ऐसा कर रखा है, प्रेजेंट टू दी एनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल डज नॉट एनी, प्लीज ध्यान रखना, वायलेशन मत करो, ओवरराइड मत करो, जो भी सिक्योरिटी लॉ ने लिमिट बोल रखा है उसको एक्सीड मत करो, मतलब एज पर रूल्स रेगुलेशन करो, बस ये कह रहे हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वो ये कह रहे हैं, लॉ जो बोलता है लॉ को फॉलो करो, उसको ओवरराइड मत करो, उसे वॉयलेट मत करो। ये कॉमन है, ये कॉमन ऑब्लिगेशंस है। और है, चलो हेडिंग क्या लिखा है, कंपनी जब कभी भी डिविडेंड देगी, कंपनी जब कभी भी डिबेंचर का इंटरेस्ट देगी या डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी या फिर रिपेमेंट करेगी, ये सारे काम क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकली। कैश के लिए मत बोलना, खरीदा भी इलेक्ट्रॉनिकली है ना तो मिलेगा भी इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। चलिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऊपर पड़ा था, सीएस की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक। साफ साफ बोला है लिस्टेड कंपनी को इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना है, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। कितनी जल्दी सॉल्व कर दो, 21 कैलेंडर, ये कैलेंडर डेज मतलब उन्होंने है ही नहीं, हाँ ये नया वैसे एड ऑन किया है, लिख लो इसको, लिख लो,
लिस्टेड कंपनी को जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इन 21 कैलेंडर डेज में, ठीक। और साथ में लिस्टेड एंटिटी को अपने आप को रजिस्टर करना है। स्कोर प्लेटफॉर्म क्या होता है? एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म था जिसमें ऑनलाइन कंप्लेन करते थे। हर कंपनी को वहां अपने आप को रजिस्टर कराना है ताकि आपके अगेंस्ट किसी ने कंप्लेन किया तो डायरेक्ट आप तक पहुंच सके, ठीक। और फाइनली उन्होंने कहा स्टॉक एक्सचेंज की फीस दिए बिना तो मत रहना। ये जनरल ऑब्लिगेशन है, फीस सबको देनी है, लिस्ट नहीं तो क्यों करेंगे, ठीक है। जल्दी लिखो फिर रिवाइज करेंगे। चलो 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 वापस वापस। हाँ, क्या पढ़ा अभी? कॉमन ऑब्लिगेशन। कॉमन ऑब्लिगेशन मतलब क्या है? सारी लिस्टेड कंपनी किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी उसमें से कुछ भी इशू करती है सबको फॉलो करनी पड़ेगी। पहला, कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना। दूसरा क्या? शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना। देन कॉपरेट करना, लिस्टेड कंपनी कॉपरेट करेगी इंटरमीडियरीज से। फोर्थ पॉइंट क्या था? प्रिजर्व्स करना डॉक्यूमेंट। कुछ परमानेंट की लिस्ट होती है और कुछ किसकी होती है? टेम्परेरी की। वो पिछले 8 साल तक की करना है। खुद से पॉलिसी बना लो, आपकी पॉलिसी क्या है। परमानेंट में लॉ कुछ बोलता है ये तो परमानेंट में जाएंगे, बाकी आप बनाओ टेम्परेरी में, ठीक है। फाइलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्टॉक एक्सचेंज को समय समय पे आपको फाइल करते रहने पड़ेंगे। रिपोर्ट, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट फाइलिंग अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है वो। स्कीम ऑफ अगर अरेंजमेंट है तो प्लीज सारी इन्फॉर्मेशन एज पर रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए, कुछ भी वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पैसा अगर आप अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो, चाहे वो डिविडेंड का हो, इंटरेस्ट का हो, उसका प्रिंसिपल हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही दोगे। इन्वेस्टर्स के जितने भी ग्रीवेंस है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, 21 डेज के अंदर सॉल्व करो। और साथ में कंपनी अपने आप को स्कोर में भी लिस्ट करवा दे, रजिस्टर्ड करवा दे। और फाइनली स्टॉक एक्सचेंज का पैसा दे देने का, नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगी। बहुत मौके दिए जाएंगे, दे दो दे दो दे दो, फीस भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। बताओ फीस के पैसे नहीं तो पेनल्टी किसे कहां से देंगे? एक दिन आप डीलिस्ट हो जाओगे। फिर मांग रही है ना वो, इतना दे ही नहीं रहे तुम लोग, ठीक। चलो, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है ये बता। हाँ हद्दी हो गई। वापस वापस, हेडिंग क्या लिखा है? कुछ की प्रोविजंस है। बहुत बार ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुना है, होता क्या है बता दो आज मुझे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? हाँ वेरी गुड। एक होता है जनरल मीनिंग, एक होता है लीगल मीनिंग। तुम लोग मुझे जनरल मीनिंग बता दो, मैं लीगल मीनिंग बताऊंगी। कॉर्प कंपनी को गवर्नेंस, कौन गवर्न कर रही है भाई कंपनी को? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जनरल मीनिंग बताया था कि एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, सही। वेरी गुड। पूरे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने, ये जनरल मीनिंग, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये है टेक्निकल। अगर चैप्टर का नाम बताओ, चैप्टर का नाम बताओ। एलओडीआर चल रहा है, हम पढ़ रहे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक जितने भी कंप्लाइंसेस है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके है। समझो, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की बात कर रहे हैं, उसको सही तरीके से चलाना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? कंपनी को सही तरीके से चलाना। जब आप कंपनी को सही तरीके से चलाते हो, ये तब चल पाएगा जब आप रेगुलेशन 17 से लेकर 27 तक की बातें मानोगे। बात समझ में आ गई? एंड रेगुलेशन 46 फॉलो करोगे। रेगुलेशन 46 का सब रेगुलेशन 2 क्लॉज 1 है और इसका बी, इसमें एक टॉपिक लिखा है, उसे कंप्लाई करोगे तो हम मानेंगे कि यस आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर रखा है। या फिर शेड्यूल 5, सेबी एलओडीआर का शेड्यूल 5 का पैरा सी डी ई अगर आप फॉलो करोगे तो इन शॉर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कंपनी को सही तरीके से चलाना। यह है जनरल मीनिंग। इसका टेक्निकल मीनिंग ये है, अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से कर रखा है। अब इसमें बातें कौन सी होंगी? जनरल जनरल ऊपर ऊपर से बात बता रही हूँ, ठीक है। इसमें बातें कौन सी होंगी? ये रेगुलेशन 17 यहाँ से चालू होता है, रेगुलेशन 17 से चालू हो रहा है 27 तक। हेडिंग बताओ क्या लिखा है? कॉम्पोजिशन, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कॉम्पोजिशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का मिक्स होना चाहिए, विमेन डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ये सब रखा क्यों है? काम अच्छे से चले ना। अगर सारे एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो काम अच्छे से होगा क्या? नहीं। तो ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब ये लोग अगर ये लॉ फॉलो करोगे तो आप चीजें सिस्टमैटिकली कर रहे हो। तो ये बस आपको यही बता रहे। तो अब मुझे बताओ क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझे?
तो ऊपर यही लिखा है, बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया। सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजंस है, सर्टेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोविजन है, प्रोविजन का ये है कि नहीं है ना। 17 से 27, फिर ये क्लॉज वही 46B 46(2) वाला, और ये शेड्यूल 5, तीन चीजें। पहला रेगुलेशन क्या है 17 से 27, दूसरा क्या है रेगुलेशन नंबर 46, अभी याद रखो 46 का सबसेक्शन 2, नेक्स्ट क्या है शेड्यूल 5। ये तीन चीजें अगर फॉलो कर रखे हैं तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजंस हैं, इन्हें फॉलो किया तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। अब क्या है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आ जाओ रेगुलेशन नंबर 17 से स्टार्ट करें। हेडिंग बताओ क्या लिखा है। एक कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, ये कॉम्पोजिशन बता रहा है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो कैसा होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का मिक्स। क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का मिक्स। और प्लीज एक विमेन डायरेक्टर पक्के से रखना, गुड। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम कितने रखना, 50%। कुछ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आ जाओ, बस वो मैंने प्रेजेंटेशन में पढ़ा है। वापस वापस वापस, हम क्या पढ़ रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम सब है, चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आईटेस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम सब है, ठीक है। इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अच्छा खासा ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन रखना, किसका, एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव भी होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, और नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव एक तरीके से फुल टाइम डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम। ये डे टू डे में हेल्प करता है, ये क्या करता है भैया, हम डे टू डे नहीं हेल्प करेंगे, हम पार्ट टाइम वाले। ये एक तरीके से कंपनी का एम्प्लॉयड होता है, ये क्या है सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये क्या है अपॉइंट अलग से किया जाता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी, इसकी नॉन एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक तरीके से अंदर का डायरेक्टर है और ये किसके लिए बाहर का डायरेक्टर। कंपनी लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट, ये जनरली जो समझा जाता है, कंपनीज एक्ट कोई भी लॉ कहीं भी डेफिनेशन नहीं देता एग्जीक्यूटिव क्या होता है नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, बस नॉर्मली जो समझा जाता है ये मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बस साक्षी मैम का एग्जाम्पल लेती हूँ। साक्षी मैम यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, साक्षी मैम यहाँ पे क्या है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बस अपना थोड़ा सा काम करके चली जाती है। रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर, हम सब क्या हो गए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए। तो क्या बात समझ में आ रही है, दिन भर लगकर पूरा दिन भर पूरा माइंड हम यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे, दैट वाज एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव साक्षी मैम यहाँ भी टाइम स्पेंड कर रही है और एक और कंपनी में जाकर वो ज्वाइन कर रही है, वहां भी वो नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या बात समझ में आ रही है, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक कंपनी से ज्यादा कंपनी को टाइम दे पाता है और वो थोड़ा सा बाहर का आउटर व्यू देता है, एक्सटर्नल व्यू देता है, ताकि कंपनी ग्रो कर पाए और हम सोलली एक ही बिजनेस को बढ़ाने में लगे और वो बहुत सारे बिजनेस में हेल्पिंग हैंड का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है, कहीं डेफिनेशन दी नहीं है किसी लॉ में, लेकिन ये जनरली समझा जाता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लॉ ने पटक दिया, लॉ ने क्या बोला भाई, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव मिलकर फिर भी रिलेशन बना सकते हैं अपने, कि ठीक है भाई तू कितना ही देखेगा, तू हमें बिजनेस आइडियाज दे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्योरली किस लिए आया है, हमारे काम को चेक करने के लिए कि हम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो साफ साफ बोला, किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत जरूरी है कि प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, सब एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज छोटी कंपनी है चल जाएगा, लेकिन जब कंपनी बड़ी होगी पब्लिक इंटरेस्ट में आ जाएगी तो जनता का पैसा आ जाएगा, हम नहीं चाहते जनता का पैसा लॉस में जाए, ठीक। चलो, तो क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, किसका मिक्स, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव का, जिसमें से आपकी कॉम्पोजिशन में एक विमेन डायरेक्टर तो होगी। क्यों बोला विमेन डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी में काम करने वाली विमेन्स भी होती है, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव। पुराने कंपनीज एक्ट में ये सब कंसेप्ट नहीं थे, न्यू में ये डाले गए, ठीक है। चलिए, क्या लिखा है ये, मिनिमम 50%, तो क्या होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। जितने ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव उतना ज्यादा अच्छा, क्योंकि दिन भर इधर बैठने वाला फ्रॉड करने में भी आ सकता है जनता के पैसे के लिए, ठीक। और नॉन एग्जीक्यूटिव में तो इंडिपेंडेंट भी आता है, फेयर गेम खेलेगा। अब यहाँ पे कुछ डेटा है, क्या है ये डेटा, टॉप लिस्टेड एंटिटी। ऊपर हमने एक मार्केट कैपिटलाइजेशन पढ़ा था, क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में आपकी वैल्यू, कैसे वैल्यू निकाली जाती है, कितने शेयर आपने इश्यू करे और मार्केट में क्या वैल्यू है। मान लो मैंने 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए, 1 करोड़, और मार्केट में मेरे शेयर की वैल्यू है 2000, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में टॉप लिस्टेड कंपनी, टॉप 500 में अगर आप आते हो तो आपको एटलीस्ट क्या लिखा है,
ऊपर लिखा था बस इंडिपेंडेंट रखो, ठीक है, ऊपर तो ऐसे इंडिपेंडेंट कुछ नहीं लिखा था, है ना, विमेन लिखा था सिंपल। इन्होंने बोला इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर, क्या ये बात समझ में आ रही है? इंडिपेंडेंट वाली चाहिए हमें। ये कब था? अप्रैल 1 अप्रैल 2019 तक की कहानी थी, ठीक है। 2020 के बाद लिमिट चेंज कर दी उन्होंने, कहा टॉप 500 नहीं, अब क्या है, टॉप 1000 जो आएंगी। ये टॉप कहां से आ रही है? ऊपर जो पड़ा था मार्केट कैपिटलाइजेशन। उन्होंने एक बात और लिखी थी वहां पर, एक बार अगर लिमिट क्रॉस हो गई हमेशा फॉलो करनी पड़ेगी। मैं टॉप 1000 में आ गई एक साल, नेक्स्ट ईयर में टॉप 1000 में नहीं आई, इन्होंने कहा एक बार आ गए थे ना, अब हमेशा आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा। ये थी वो बात वो उधर समझाना चाह रहे थे। डन। चलो एटलीस्ट वन विमेन इंडिपेंडेंट एक्टर 2020 के बाद। तो आज करंटली कौन सा चल रहा है? टॉप 500 चल रहा है कि 1000 चल रहा है? 1000 चल रहा है। पुरानी बात थी 500, उन्हें लगा ये लॉ बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, कंप्लाइंसेस अच्छे हैं, तो ये भी आ गया। अब कॉम्पोजिशन थोड़ा सा डिटेल में बताए। रिपीट क्या लिखा है? नॉन एग्जीक्यूटिव एटलीस्ट क्या होने चाहिए? 50% होना चाहिए। रिपीट वन विमेन, या जो ये इंपॉर्टेंट। आपकी कंपनी का चेयरपर्सन कौन है? एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव? अगर आपकी कंपनी का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, चलिए आईटेक्स का एग्जांपल लेते हैं, साक्षी मैम को मैंने बोला कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव है। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वो थोड़ा फिर भी फेयर रहेगा, क्योंकि वो दिन भर यहाँ के लोचे में तो फंसा नहीं है, वो फेयर करेगा। तो इन्होंने बोला कि 1/3, 1/3 कितना होता है? 33%। 33% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखो, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव मैं बन गई, साक्षी मैम थी पार्ट टाइम, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे तो वो चल जाएगा। मुझे बना दिया, मैं दिन भर यही काम करती हूँ, एग्जीक्यूटिव हूँ। चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 50%। बात समझ में आ रही है? अगर चेयरपर्सन क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव है, एंड साथ में वो क्या है? प्रमोटर भी है। प्रमोटर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी या रिलेटेड टू प्रमोटर, या तो प्रमोटर है या प्रमोटर से। चलो प्रिया मैम की एंट्री लेते हैं। चेयरपर्सन किसको बना दिया? प्रिया मैम को बना दिया। प्रिया मैम तो कभी कभी आती हैं, ठीक है। अब वो कभी कभी आ रही है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो प्रमोटर भी है। वो आईटेक्स क्या है? प्रमोटर भी है। इन्होंने कहा कि भाई रिलेटेड आ रहे हैं ना, तो भैया हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बात समझ में आ गई? क्योंकि प्रिया मैम और अभिषेक सर हस्बैंड वाइफ, तो इस चक्कर में अब सीन क्या हो जाएगा, ये लोग रिलेटेड हो जाएंगे। तो जहां इंटरेस्ट लगेगा कि हाँ ये कंपनी के ज्यादा सगे हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ गई? जहां लगेगा कि नहीं सगे नहीं है, तो यस कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रहेंगे तो भी चलेगा। नीचे ये एसआर, एसआर ना बीच बीच में आ जाता है, क्या है ये एसआर? सुपीरियर वोटिंग राइट्स होती है, स्पेशल राइट ही रहते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म बोलेंगे तो सुपीरियर वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक। सुपीरियर वोटिंग राइट्स मतलब क्या? एक शेयर के बदले में आपके पास वोट एक नहीं है, इससे ज्यादा है। ये बोला इन्होंने आउटस्टैंडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? कुछ टाइम बाद कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी भी सुपीरियर वोटिंग राइट्स है, मेरे पास सुपीरियर वोटिंग राइट्स है। अभी आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ साल बाद ये कन्वर्ट होंगे नॉर्मल शेयर में, हमेशा ही होंगे, ठीक है। अभी सुपीरियर वोटिंग राइट्स है। इन्होंने बोला अगर लिस्टेड एंटिटी ने अपने अपने प्रमोटर्स को क्या दे रखा है? सुपीरियर वोटिंग राइट्स दे रखा है, तो हमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बता। ज्यादा ही चाहिए होंगे, क्योंकि वोटिंग पावर उनके पास ज्यादा है, अपनी मर्जी चला सकते, मर्जी चला सकते। तो हमें क्या चाहिए? 50%। इनकी लैंग्वेज हाफ हाफ है, हाफ मतलब 50%, 1/3 मतलब 33%, ठीक। समझ में आया? तो 3 बार हमने 50-50-50 पढ़ा, और एक ही बार हमने पढ़ा 1/3। कब? अगर कोई चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है, उसका कोई रिलेशन नहीं है प्रमोटर प्रमोटर से, तो 1/3, 33%। बाकी सारे केस में 50-50-50%। डन? समझ में आया लॉजिक? सुपीरियर वोटिंग राइट्स इन जनरल प्रमोटर्स को ही इशू किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रमोटर ही अपने पास वोटिंग पावर ज्यादा रखेगा। अरे गरे किसी को इशू किए ही नहीं जाते, क्योंकि इशू करने वाले कौन है? आईटेक्स। हम किसको देंगे? रॉकेट सर, अभिषेक सर, मैं, ठीक है, प्रिया मैम, साक्षी मैम, अपने लोगों को देंगे ना, किसी और को देंगे क्या? नहीं। तो इशू करने वाले हम ही, हम अपने को देंगे, किसी और को दिया ही नहीं जाता, ठीक। नहीं देते, देते ही नहीं है, रूल ही नहीं है। क्योंकि हम ये पावर किसी आउटसाइडर को कैसे दे दे? पैसे उतने ही है, पावर ज्यादा मिल रही भाई। पैसे उतने ही है, सब कुछ वही है, बस ज्यादा क्या है? वोटिंग पावर। तो ये तो हम अपने पास रखेंगे ना, ठीक है। चलो मीनिंग बता के रखा है यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक। आ जाइए, हेडिंग बताओ क्या लिखा है? मिनिमम डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? टॉप 1000 लिस्टेड, मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ठीक है।
पुरानी डेट क्या थी, 2019 में लिमिट थी टॉप 1000, अब क्या कर दी है 2000, क्या बोल दिया नॉट लेस देन, मतलब अगर कोई कंपनी लिस्टेड है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो कितने डायरेक्टर रखने मिनिमम, लिस्टेड कंपनी है, टॉप नहीं बोला मैंने। चलो आज बेसिक्स के टेस्ट ले ही लिए जाए। आप एक पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कितने डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, चलो सही आ गए, ठीक है। अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो कितने, लिस्टेड हो तो 3 ही है ना। अगर आप टॉप, अब कितने आगे लिमिट 2000, इनको बोला भैया तुम 6 बनाओ, समझ में आया, शायद समझ में आया। कहाँ गलती हो रही, लिस्टेड कंपनी बोला ना, तो लिस्टेड कंपनी मतलब मिनिमम 3, टॉप में आ गए ना तो अब 3 से काम नहीं चलेगा, काम बहुत बढ़ गया है भैया, 6 रखो मिनिमम, समझ में आया। चलो वापस आओ, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मैक्सिमम पूछिए, 75 बोला, 35 सुना दे, ठीक है हमें 35 सुनाई दिया, कोई बात नहीं, चलो चलो चलो। कितनी उम्र तक ये डायरेक्टर काम कर पाएगा नॉन एग्जीक्यूटिव, तो साक्षी मैम 75 की एज तक यहाँ पे काम कर पाएंगे, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारी, ठीक है। अपॉइंट कर सकते हैं पर्सन कंटिन्यू टू डायरेक्टरशिप नॉन एग्जीक्यूटिव हु हैज अटेंड, लेकिन कम ही हो गया अब, एज 75, अनलेस अगर हमें लग रहा है उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, हमें उनका इनपुट चाहिए, एसआर पास कर कर, मैम कहेगी मुझे नहीं आना है अब, इतनी एज तक तो काम करवा रहे हो, बस आपको एसआर पास करते वक्त जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों, आप उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रतन टाटा जी की एज काफी हो चुकी है, ठीक है एक्चुअली में, तो अगर वो किसी भी कंपनी में डायरेक्ट है, देखो मैक्सिमम एज कितनी है 75, 75 के ऊपर कोई रख नहीं सकता, अगर किसी को रखना है तो अलग से एसआर पास कराना पड़ेगा और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसमें ऐसी क्या खास बात है जो आपकी कंपनी को बहुत जरूरी है, ठीक है, वो है, वो तो टैलेंटेड है ही, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, अच्छा ये इसी में कर दिया, शेयर अप्रूव फॉर अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर मैनेजर, सेम वही बात लिखी है वैसे भी, शेयर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपॉइंट करने के लिए भी और रीअपॉइंट करने के लिए भी, किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को। अब समझो अपॉइंटमेंट कैसे होता है, आज मैंने इस मीटिंग में अपॉइंटमेंट कर लिया, ठीक है, डायरेक्टर ने, एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया, समझना, अब ये शेयर होल्डर से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी आपको। अब होगा क्या, मैं इंटरव्यू लूंगी श्रेयांश का, मुझे लगा हाँ यार ये श्रेयांश काम का बंदा है, चलो आईटेक्स में से डायरेक्टर बना दो, अब जब मैं इसे डायरेक्टर अपॉइंट करूंगी तो अब मुझे पहले शेयर होल्डर के सामने रखना तो पड़ेगा इसको, क्योंकि ये तो रखा एक डायरेक्टर ने दूसरे डायरेक्टर को, तो शेयर होल्डर के सामने मैं प्रेजेंट करूंगी, तो नेक्स्ट जो भी आपकी जनरल मीटिंग होगी, अगर अपकमिंग नेक्स्ट जनरल मीटिंग है, लगे में है, आज मैंने श्रेयांश को आज रखा, नेक्स्ट महीने में ही मेरी क्या है बच्चा जनरल मीटिंग है, तो श्रेयांश को वहीं लेकर चले जाऊंगी। मान लो मीटिंग नहीं है मेरी कोई भी अपकमिंग जनरल मीटिंग, तो प्लीज कितने टाइम तक वेट करेंगे, 3 महीने, तो विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट विच एवर इज अर्लियर, 3 महीने से पहले कोई अगर जनरल मीटिंग बीच में आती है तो उसमें सामने प्रेजेंट करो, शेड्यूलर से अप्रूवल ले लो, नहीं आते तो खुद आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग करवानी पड़ेगी 3 महीने के अंदर अंदर, और फिर शेड्यूलर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इससे पहले जनरल मीटिंग आ गई तो बढ़िया, नहीं तो हम 3 महीने का वेट करेंगे, 3 महीने के अंदर आपको मीटिंग करवाकर विच एवर इज अर्लियर अप्रूवल लेनी है। नेक्स्ट, अगर आपकी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होता है, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट, अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है अप्रूवल शेल बी टेकन, इन्होंने कोई 3-3 महीने का क्राइटेरिया नहीं है, नेक्स्ट जनरल मीटिंग आपकी जब होगी तब करना। देखो सरकारी चीजें हैं, सरकारी चीजें अपने आप में लॉ को बांधती नहीं है, वो बोलती भाई लॉ तो मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ ना, अपने लिए थोड़ा ना बना रही हूँ, तो बाकी नॉर्मल कंपनी को क्या बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, 3 महीने या फिर बीच में जनरल मीटिंग आ गई तो 3 महीने, इन्होंने बोला भैया जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग हो कोई 3 महीने का क्राइटेरिया नहीं है, क्लियर है। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, नहीं दिया, चलो पढ़ लो, हेडिंग से समझो क्या लिखा है,
छोड़ दिया हमारे डायरेक्टर ने। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शेल बी फाइल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हो सके। आपकी कंपनी में डायरेक्टर था, श्रेयांश ने छोड़ दिया। श्रेयांश अगर छोड़ देता है तो प्लीज कंपनी जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो जाए, नॉट लेटर देन, कितना टाइम दिया, 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी फिल करो। 3 महीने के अंदर जल्दी जल्दी फिल करो। बच्चों लिस्टेड कंपनी है, सोचो एक बार, डायरेक्टर गया तो फिर आपको काम है ना, किसी और के सर पे प्रेशर आ जाएगा, तो जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट करो। हाउएवर इफ वैकेंसी इज कॉज ड्यू टू, क्या लिखा है, एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस एनी डायरेक्टर, टाइम खत्म हो गया था, resulting vacancy shall be filled by the itself not later than the date such office is vacant। आपको पहले से ही पता था ना, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी करो। क्या बोल रहे हैं, filled by the listed entity not later than the date such office is vacant। जब खाली हुआ ना तभी से, पहले से आप मेंटेन करके चलो। आपको मालूम है श्रेयांश का पीरियड खत्म होने वाला है, तो आपको पहले से इंतजाम कर लेने चाहिए थे। कैजुअल वैकेंसी अगर आ जाती है ना, अचानक से अगर जाते हो, तो हमने 3 महीने का टाइम दिया। अदरवाइज जब खत्म हुआ नेक्स्ट डे से ही बंदा आ जाना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पक्का? चिल्लर हेडिंग, एक कंपनी में कितनी बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए? पक्का? और मैक्सिमम गैप कितने का? कब से पढ़ते आ रहे हो? सीएसईटी से। अगर आपकी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, तो पूरे साल भर में कितनी मीटिंग्स हो जानी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? 4 मिनिमम, मैक्सिमम जितनी करनी है करो। जितना डिस्कशन करना है करते रहो करते रहो। डेली हम बैठ के यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है लेकिन ऑफिशियली, ऑफिशियली 4 तो दिखा दो, ठीक है। अदरवाइज आपको 365 डेज भी मीटिंग करना अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम लॉ बोलता है। क्योंकि मीटिंग होने से क्या होता है बच्चा, डायरेक्टर कंपनी के बारे में सोचता है, बिजनेस के बारे में सोचता है, बढ़ाने के बारे में सोचता है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रिटर्न बढ़ेगा। फिर उन्होंने बोला प्लीज ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम गैप हम कितना अलाउड करेंगे? 120 दिन। 120 दिन महीने में कन्वर्ट करो, 4 महीने तक मीटिंग ही नहीं हुई तुम्हारी, मतलब कितनी महान कंपनी है आपकी, लिस्टेड कंपनी हो। पैसे का कैसे यूज करना है डायरेक्टर आपस में बैठकर डिस्कस तो करो कम से कम, नहीं तो उड़ा दोगे सब अलग अलग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोरम मतलब बताओ, कोरम क्या होता है? कितने नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंट होंगे ताकि मीटिंग कंटिन्यू हो सके। चलो, एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टॉप टॉप कितनी, 1000 लिस्टेड एंटिटी को बोल दिया, और आज की डेट में 2000 तुम्हारे लिए नया एप्लीकेबल है, याद रखना। तुम्हें पुराना पढ़ना नहीं है, देखना भी नहीं, क्योंकि तुमसे थोड़ी ना 2019 का पूछा जाएगा, अब हो गया है। ये बहुत पुराने से बताते जा रहे। जब पहली बार ये आया था ना 2020 में, तो बहुत टाइम से 2 डेटा देते जा रहे देते जा रहे देते जा रहे, ठीक है। लेकिन तुम बीइंग अ सीएस कौन सा फॉलो करोगे? बाद वाला, अपडेटेड वाला, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, 2020 से 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए कोरम? जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 1/3, और 3 डायरेक्ट विच एवर इज हायर, जिसमें से एक तो इंडिपेंडेंट एक्ट होना चाहिए। रीड करोगे खुद से, सिंपल सिंपल दे रखी है चीजें, ठीक है। चलिए हेडिंग बताओ क्या है। चलिए अब मैं पूछना चालू करूंगी। श्रेयांश, क्या होती है ऑडिट कमेटी? जल्दी जल्दी। वेरी गुड, ये हमारा आईटेक्स, ठीक है। अकाउंट्स की ऑडिटिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसके अलावा जो भी इधर उधर की ऑडिटिंग है सब अच्छे से होनी चाहिए। तो भाई सारे लोग सारे काम नहीं करते, हम डायरेक्टर ने कुछ अलग से एक दो तीन तीन चार लोगों का ग्रुप बनाया, हम सब डायरेक्टर है, इसमें से कुछ 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, और मैंने बोला तुमको ना ऑडिट वाला डिपार्टमेंट देखना है, तुम्हें देखना है अकाउंट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तुम्हें देखना है कि अकाउंट्स की ऑडिटिंग अच्छे से हो जाए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, आस्था, ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी क्या है? कमिटी का काम, रिमोट वहीं का ही होगा देखना। वेरी 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 गुड, ठीक है, वेरी गुड। नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी, समझो मैंने क्या बोला, ग्रुप है। कुछ ग्रुप को क्या बोला, तुम पूरा अकाउंट्स का देखो, उसका ऑडिट देखो। कुछ ग्रुप को क्या बोला, नॉमिनेट करो, किसे किसे लेकर आना है, किसे अपॉइंट करना है, और साथ में उनकी रेम्यूनरेशन भी आपको डिसाइड करनी है। तो ये कमिटी अलग अलग क्या है, कुछ नहीं, सारे डायरेक्टर्स ही है, डायरेक्टर्स का ग्रुप है जिनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बता दी है। नंदिनी, हाँ 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 यही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। अब स्टेक होल्डर की लिस्ट में क्या क्या आएगा, शेयर होल्डर आएगा, क्रेडिटर्स भी आएंगे,
और डिबेंचर होल्डर्स आएंगे, मतलब जिस किसी का स्टेक है, जिस किसी का इंटरेस्ट है, क्रेडिटर्स वेडिटर्स सब आ जाएंगे, ठीक है। जिस किसी का भी स्टेक है उनके साथ अच्छे रिलेशंस रहे। कुछ डायरेक्टर को हमने ये काम दे दिया। पलक, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। वेरी गुड। डायरेक्टर की कुछ एक ग्रुप को क्या बोल दिया, भाई तुम रिस्क को एनालिसिस करो, क्योंकि धंधा चल रहा है ना, बिजनेस चल रहा है, आगे चल के और क्या क्या अनसर्टिनिटीज आ सकती हैं, आप आइडेंटिफाई करो ताकि पहले ही खत्म हो जाए, वो प्रॉब्लम ही ना आए। तो कुछ नहीं, ये कमिटीज डायरेक्टर्स की इसलिए हम पढ़ क्या रहे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कह रहे हैं कि कंपनी को अच्छे से चलाना है, तो कंपनी अच्छे से तब चलेगी जब आप ये सारी कमिटीज बनाओगे, क्योंकि इन कमिटीज में हमने सबके काम डिसाइड करके रखे हैं। अब इस कमिटी का मीनिंग समझ में आ गया, ऑडिट का आ गया, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर, रिस्क। इन्होंने यहाँ पे अब ये क्या दिया है, कॉम्पोजिशन। व्हाट डू मीन बाय कॉम्पोजिशन? ऑडिट कमिटी, ठीक है, साफ साफ एक कॉम्पोजिशन समझा रही हूँ, सुनते चलना। ऑडिट कमिटी बनानी है, ऑडिट कमिटी में क्या बोला, क्या चाहिए, जो ये ग्रुप बनाया ना, तो ये कितने होने चाहिए, 3 डायरेक्टर का ग्रुप होना चाहिए मिनिमम। आपकी कंपनी को लग रहा है कि भाई हम ज्यादा लोग को रखे तो रखो, लेकिन लॉ क्या बोलता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने का, जिसमें से टू थर्ड मेंबर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। मतलब इस ग्रुप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी रखना। फिर क्या लिखा है, इन केस लिस्टेड एंटिटी, ये क्या लिखा है, अगर कंपनी ने इशू कर रखा है कौन से शेयर्स, सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले, मतलब ये अपनी मनमानी चला सकते, ठीक है। तो ओनली इन्होंने क्या बोल दिया, सारे के सारे डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बात समझना। यही अकाउंट, यही बैलेंस शीट दुनिया को दिखाई जाती है और इसी को बेस मानकर पैसा मार्केट से उठाया जाता है। तुम्हारी ऑडिट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 3 लोग रखो, जिसमें क्या होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी कौन लोग रहेंगे, इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने क्या इशू कर रखा है, सुपीरियर वोटिंग राइट ना, तो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बैठेंगे, क्योंकि ये अकाउंट्स में फेर बदल सबसे ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा फ्रॉड फेक जितनी भी डुप्लीकेसी आएंगी सब इसी में सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट कमिटी होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी शेल, भाई पढ़े लिखे होने चाहिए, लेकिन क्या पढ़ा लिखा, फाइनेंशियली, अकाउंट्स देखने वाले हैं ना। तो तुम लोग को भी अगर इस कमिटी का मेंबर बनना है, अगर किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो, फाइनेंशियली लिटरेसी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल लिटरेसी की बात नहीं कर रहे हैं, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, बता रही फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, मतलब अकाउंट्स वगैरह बनना चाहिए, ठीक है। अब सीएस में तो अकाउंट्स इतना होता नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी चीजों में तो होता है ना, ठीक है, एमबीए वगैरह में भी फाइनेंस होता है। अगर सीएस करते करते भी अगर तुम्हारा नॉलेज है तो भी काम चल जाता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस देखा जाएगा, बस तुम्हारे से कुछ चीजें पूछी जाएंगी, नॉलेज है, चल जाएगा, ठीक है। मेंबर शेल हैव अकाउंटिंग रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, ठीक। चल क्या रही है, क्या चल रहा है, कॉम्पोजिशन। अब इन्होंने बोला ऑडिट कमेटी का भैया एक चेयरपर्सन भी होगा, कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही चेयर बंदा बनेगा, ठीक है। फिर क्या बोला, ये चेयरपर्सन हमेशा जब भी एजीएम होगी ना हर साल, ये खड़ा रहेगा और इन्वेस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे और इसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछने वाले, अकाउंट से रिलेटेड पूछेंगे। इस साल हमारे लॉस क्यों हुआ, मेन क्वेश्चन तो इसी से पूछा जाएगा ना, कितना जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बता लॉस क्यों हुआ, ठीक है, गलती से हो गया। अब इसकी मीटिंग, हाँ हाँ, अब इसकी मीटिंग, क्या लिखा है मीटिंग, भाई ये ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो रही है, नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अलग है। मतलब नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी 4 वैसे ही, और ऐसे ऑडिट कमेटी की अलग। अब ये ऑडिट कमेटी में जो मेंबर्स है वही आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, डायरेक्टर ये वो भी, ठीक है, वो अलग से आएंगे, और गैप कितने का चल जाएगा, सेम है। चलो इनके कोरम की बात करेंगे, शॉर्ट में मैंने लिख दिया इसीलिए बहुत खिचड़ी ना पके, 2 लोग, आगे नीचे नीचे आता जाएगा। देखो तुम्हारी बुक ने ना अननेसेसरी इसको बड़ा दिखाया है, वो टेबल बनाने के चक्कर में, और ऐसे खाली खाली पेजेस छोड़ रखे हैं, कोई मतलब नहीं है, ये 2 पेज एक ही पेज में हो जाएगा, इन्होंने ज्यादा बताया नहीं है ना, क्योंकि चलो कोरम मतलब नंबर ऑफ लोग प्रेजेंट, 2 लोग आ जाए या फिर 1/3 विच एवर इज हायर, जिसमें से 2 तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, और भी है क्या, अब देखो फ्री का ब्लैंक है रोल है क्या है ऑडिट कमेटी का रोल, रीड करो, तुम लोग रीड करोगे।
ऑडिट कमिटी रिव्यू करेगी क्या? शेड्यूल 2 में पार्ट सी में ना पूरी लिस्ट दे रखी है। अब मुझे बताओ यहां तक चीजें समझ में आ रही है? ऑडिट कमिटी मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बता दिया, बाकी चीजें ना आपको रीड ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सब में यही लिखा है। क्या लिखा है? नॉमिनेशन में कितने लोग रहेंगे? 3 लोग रहेंगे। स्टेक होल्डर में 3, इसमें कितने? 3। सारे के सारे क्या होने? नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, एक इंडिपेंडेंट। समझ रही है बातें? तो ये मैं पढ़ा भी दूंगी तो दिमाग में तो घुसने नहीं वाला जब तक खुद ना पढ़ो। तो भाई अच्छे से खुद से पढ़ना, और ऑडिट कमेटी का कंपलसरी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी से रिलेटेड अभी आगे के भी कंसेप्ट रिलेट होंगे, तो ये तो बाय है ना हार्ट लर्न ही हो जाना चाहिए। अब यहां पर आपकी सभा लग तो रही है खत्म हो गई है ना? लेकिन चलो सभा तो खत्म होगी, बुक बंद नहीं करना है।